हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के प्रथम यूनिट ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, इसका अध्ययन आज के इस लेक्चर में किया जाएगा। प्रमुख बात यह है कि जहाँ विश्व के अधिकांश देशों के संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में निर्मित हुए, वहाँ ब्रिटेन का संविधान ही एक ऐसा संविधान है जो निर्माण का नहीं अपितु क्रमिक विकास का परिणाम है। यहाँ देखते हैं विश्व के संविधानों में ब्रिटिश संविधान का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं अपितु क्या है, राजनीतिक चेतना की वृद्धि के साथ हुआ है। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है और 1400-1500 वर्षों के आधार पर, विकास के आधार पर इसने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है और आज भी ये देखते हैं विकास में है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान के इतिहास को हम 6 युगों या हम कह सकते हैं 6 कालों में विभाजित कर सकते हैं। ब्रिटिश संविधान का जो विकास है वो लोगों की राजनीतिक चेतना के साथ साथ आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे हुआ और इस संविधान के विकास के इतिहास का सार यही है कि इसने निरंकुश राजतंत्र को एक वैधानिक राजतंत्र और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तित कर दिया। जैसे कि ऑग और जिंक की एक प्रमुख उक्ति है कि इंग्लैंड के राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रस्तर बिंदु राष्ट्रीय इतिहास के उस राजमार्ग में बिखरे हुए हैं जो भूतकाल के 1300 या 1400 वर्ष तक की लंबाई में फैला हुआ है। तो इसका जो विकास है वो 5वीं सदी से प्रारंभ होता है और हम इसके 6 युगों में बांट सकते हैं। पहला काल आता है एंग्लो सैक्सन काल, जो कि 5वीं सदी से प्रारंभ होकर 1066 तक चलता है और ब्रिटेन की राजनीतिक संस्थाओं का विकास का प्रारंभ जो है वो एंग्लो सैक्सन काल से ही होता है। 2 संस्थाएं इस युग की देन मानी जाती हैं। पहला क्या है, नियंत्रित राजपद और दूसरा है स्थानीय स्वशासन। एंग्लो सैक्सन काल में 7 छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें 9वीं सदी में अल्फ्रेड महान ने मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं और तभी से ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र का उदय होता है। और उस समय क्या है, राजा की सत्ता पर बिटन और बिटनेज मोड 2 संस्थाएं होती थीं। बिटन और बिटनेज मोड का नियंत्रण होता था और यह जो राजा है इन संस्थाओं की सलाह से कार्य करता था। तो इस तरह से राजा की शक्ति क्या थी, नियंत्रित थी, यानी कि नियंत्रित राजपद। दूसरा क्या है, स्थानीय स्वशासन की उस समय 3 इकाइयाँ थीं, टाउनशिप, हंड्रेड और शायर। ये इकाइयाँ प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करती थीं और तभी से ब्रिटेन में जो है स्थानीय स्वशासन चला आ रहा है। दूसरा काल जो है विकास की दृष्टि से वो है नॉर्मन एंजुइन काल। ये क्या है, 1066 से 1153 तक रहा है और इस युग में हम देखते हैं सामंत शाही की स्थापना होती है और एक मजबूत या कह सकते हैं सबल केंद्रीय सरकार की स्थापना इस युग में होती है। इस युग में क्या है, इस काल में बिटनेज मोड को समाप्त कर दिया जाता है
और उसके स्थान पर प्रशासन में और नीति निर्माण में सहायता देने हेतु राजा को क्या है, एक मैग्नम कॉन्सिलियम संस्था की स्थापना की जाती है। दूसरी जो संस्था इसमें बनाई जाती है वो है क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस क्या है, अपेक्षाकृत एक छोटी और प्रभावकारी संस्था होती है और क्यूरिया रेजिस से ही प्रीवी काउंसिल और प्रीवी काउंसिल से ही आधुनिक कैबिनेट का विकास माना जाता है। तो नॉर्मन एंटविन काल की एक जो प्रमुख विशेषता है वो है क्यूरिया रेजिस और मैग्नम कॉन्सिलियम संस्था का निर्माण। तीसरा जो युग आता है, काल आता है विकास की दृष्टि से, वो है प्लेंटेगेनेट काल और लंकास्ट्रियन काल। ये युग जो है 1153 से 1445 तक का काल रहता है और इस काल में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में या ब्रिटिश संविधान के इतिहास में वैधानिक संस्थाओं के उदय का काल माना जाता है। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का उदय इस युग में हुआ था, इस काल में हुआ था। उस समय क्या है, सम्राट जॉन द्वारा 1213 में धन एकत्रित करने के लिए मैग्नम कॉन्सिलियम जो संस्था थी उसमें प्रत्येक काउंटी से 4 सदस्यों यानी कि 4 नाइटों को आमंत्रित किया गया और इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, यानी कि जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बगैर कोई कर सरकार नहीं लगा सकती। इस सिद्धांत का जो विकास है, उदय है, वो इस काल में हुआ। मैग्ना कार्टा यानी कि बृहत अधिकार पत्र 1215 भी इसी काल में आया। 1199 में क्या है कि जॉन गद्दी पर बैठते हैं महाराजा, जो कि सामंतों द्वारा उनके विरुद्ध विद्रोह किया जाता है और 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जिसे कि ब्रिटिश संविधान में एक महान सीमा चिन्ह माना जाता है और इसके माध्यम से सामंतों को, उसके बाद सामान्य जनता को विविध अधिकार, स्वतंत्रता आदि प्राप्त होती हैं। और इस अधिकार पत्र का मुख्य महत्व यही है कि इसने राजा की निरंकुशता का अंत कर मर्यादित राजतंत्र और विधि के शासन की स्थापना की। तो जो ये मैग्ना कार्टा है, बृहत अधिकार पत्र, जो कि 1215 में आया, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वो यही थी कि राजा जो है मैग्नम कॉन्सिलियम की सहमति से ही कोई कर लगाए, अपराध सिद्धि तक नागरिकों को बंदी नहीं बनाया जाए और अपराधों की मात्रा के अनुरूप ही दंड दिया जाए। तो विविध जो अधिकार हैं नागरिकों को और सामंतों को इसके माध्यम से प्राप्त हुए। संसद का उदय भी इसी कालखंड में हुआ। 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम द्वारा धन एकत्रित करने हेतु एक मॉडल पार्लियामेंट की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें 3 वर्गों के सदस्य होते हैं, सामंत वर्ग, पादरी वर्ग और नगरों के प्रतिनिधि। लेकिन ब्रिटिश संसद का जो स्वरूप है वो त्रिसदनात्मक ना होकर द्विसदनात्मक होता है, क्योंकि सामंत वर्ग और पादरी वर्ग क्या थे, आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों के हित समान थे और प्रतिनिधि जो हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है, संसद जो है, वो अस्तित्व में आती है। 2 सदन हो जाते हैं, आगे चल के उनके नाम लॉर्ड सभा और लोक सदन। और इस प्रकार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ब्रिटेन में क्या है, संयोगवश पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उदय होता है, जिसको कि अन्य देशों के द्वारा अपनाया जाता है। ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था को अन्य देशों के द्वारा कहाँ से, ब्रिटेन से ही लिया जाता है। चौथा जो युग है, काल है, वो ट्यूडर काल आता है और ट्यूडर काल की प्रमुख विशेषता जो है वो ये रहती है कि संसद के प्रभुत्व में कमी आती है और कठोर राजतंत्र इसमें आता है, क्योंकि ट्यूडर राजा क्या थे, अत्यधिक शक्तिशाली और योग्य थे।
इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रहती है कि जो राजकीय शक्ति जो है वो पोप के नियंत्रण से यानी कि धर्म के नियंत्रण से मुक्त हो जाती है। संविधान के विकास का जो 5वां चरण है वो है स्टुअर्ट काल, जो कि 1603 से 1714 तक माना जाता है। इस युग में निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र में संघर्ष होता है और लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना होती है। 1625 में जेम्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स प्रथम राजा बनते हैं, जो कि संसद की उपेक्षा करते हैं, जिससे दोनों के मध्य विवाद होता है और जो है 1628 में पिटीशन ऑफ राइट पर सम्राट के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इसमें संसद की पूर्व स्वीकृति के बगैर राजा कोई कर नहीं लगा सकता है, बगैर कारण बताए किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता है। इसके बाद 1679 में 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम पारित होता है। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति होती है और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जो है शांतिपूर्ण तरीके से राजा और शासन की निरंकुशता पर रोक लगती है और संसदीय प्रभुसत्ता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये सारा परिवर्तन बगैर रक्तपात के और शांतिपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। 1689 में बिल ऑफ राइट आता है, जिसमें संसद की पूर्व स्वीकृति के बगैर राजा कोई कर नहीं लगा सकता। इसके माध्यम से क्या है, संसद को विविध अधिकार प्राप्त होते हैं। राजा को कम से कम एक बार वर्ष में संसद की बैठक बुलानी होती है। संसद की पूर्व स्वीकृति के बगैर राजा कोई सेना नहीं रख सकता है। तो इस तरह संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और इसे क्या है, बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है, अधिकार पत्र 1689। इसके बाद 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, जिसमें ब्रिटिश जनता को धर्म, न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा की व्यवस्था की जाती है। अगला युग है हैनोवर काल, जो कि 1714 से प्रारंभ होता है और इस युग को संसदीय जनतंत्र के उदय का युग कहा जाता है, क्योंकि राजपद पर संसद की सर्वोच्चता तो 1789 के अधिकार पत्र के माध्यम से स्थापित हो जाती है, लेकिन संसदीय जनतंत्र के नियमों का उदय जो है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। हैनोवर राजा जॉर्ज प्रथम ब्रिटिश शासक बनते हैं और यहीं से संसदीय जनतंत्र का विकास प्रारंभ होता है, क्योंकि हैनोवर राजा जॉर्ज प्रथम को ब्रिटिश राजनीति में कोई रुचि नहीं होती है और न ही उन्हें इंग्लिश भाषा आती है, इसलिए यहीं से राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन प्रारंभ होता है और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था अस्तित्व में आती है कि राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन हो जाता है और राजपद पर संसदीय संप्रभुता स्थापित हो जाती है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास भी इसी युग में होता है, क्योंकि राजा द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना छोड़ दिया जाता है और उनके स्थान पर जो है उस समय मंत्रिमंडल के ही एक सदस्य रॉबर्ट वालपोल को कैबिनेट की अध्यक्षता का कार्य सौंप दिया जाता है। ये रॉबर्ट वालपोल ही क्या होते हैं, वो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कहे जाते हैं और तभी से ये परंपरा विकसित हो जाती है कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता राजा के द्वारा नहीं बल्कि कैबिनेट के एक सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। लोक सदन का लोकतंत्रीकरण भी इसी युग में होता है। 17वीं सदी में ही देखते हैं संसद ने सर्वोच्चता प्राप्त कर लेती है, किंतु यहाँ देखते हैं कि विविध कानूनों के माध्यम से जो है
लोक सदन की शक्तियों में वृद्धि की जाती है और उसके स्थान पर लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम कर दिया जाता है। 1800 विविध जो 1832, 1867, 1884, 1918 विविध सुधार कानूनों के द्वारा इस युग में मताधिकार को व्यापक किया जाता है। और 1928 के अधिनियम के आधार पर क्या होता है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को अपना लिया जाता है कि 21 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को मतदान का अधिकार दे दिया जाता है। और 1970 के बाद तो हम देखते हैं 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार लोक सदन का लोकतंत्रीकरण किया जाता है। और इस युग का एक अन्य जो विकास है वो है लोक सदन की तुलना में लॉर्ड शक्तियों का पतन होता है। 1911 और 1949 के संसदीय सुधार अधिनियमों के माध्यम से लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम कर दिया जाता है और दलीय पद्धति का विकास भी जो है इसी युग में होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान जो है क्रमिक विकास का परिणाम है और इसका विकास जो है 5वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर जो है वर्तमान में पूर्णता को प्राप्त होता है। वर्तमान में भी जो है ये है जो संविधान है वो विकास में है और इस संविधान के विकास की एक महत्वपूर्ण बात ये है कि संपूर्ण विकास स्थिर गति और शांतिपूर्ण ढंग से होता है और एक निरंकुश राजतंत्र जो है एक संवैधानिक राजतंत्र और प्रजातंत्र में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद।